आर्नोल्ड से मिले। उसका बचपन बहुत मुश्किल था। अब वो अपने खोए हुए समय को जी रहा है। क्या तुम्हें पता था आर्नोल्ड कि यहाँ दुनिया में लगभग 7500 मेगाटन की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 15,000 वॉरहेड्स हैं? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 5 मिनट पहले मैंने उनमें से एक तुम्हारी तरफ भेजा है। गैस पर बात करने का फायदा नहीं आर्नोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव सारे इलेक्ट्रॉनिक को खराब कर देता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत भरी होती हैं। दूसरा, तुम शॉक वेव से टकरा सकते हो। बल्कि अगर ये पुरानी रस्ट बकेट भी सॉलिड ग्राफीन से बनी हो जो एटॉमिक लेवल पर डायमंड से ज्यादा मजबूत होती है, तो तुम कैसे भी चमत्कार से इस तबाही से बच जाओगे। तुम्हें फिर भी जीते जी इस नर्क से गुजरना होगा। अब जल्दी से खड़े हो जा आर्नोल्ड। हमें देखना होगा कि तुम एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से कितने दूर हो। याद रखें, अगर तुम्हें मशरूम जैसा क्लाउड दिखे तो अपने हाथ को उस तरफ करके अपना अंगूठा उठाएं। अगर बादल का नाप तुम्हारे अंगूठे से बड़ा हो तो तुम रेडियो एक्टिव जोन में हो। कितना किस्मत वाला लड़का है। क्या तुम्हारे पास सनस्क्रीन है? ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी बेवकूफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए जल्दी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की थोड़ी मात्रा ने पहले ही धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये सही है। ये शॉवर लेने का बढ़िया समय है। दूसरी चीजों के संपर्क में ना आना और खास पानी के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देगा। वाटर फिल्टर करो आर्नोल्ड, बल्कि कम रेडिएशन भी आगे चलकर घातक ट्यूमर्स बना देगी। खैर, बधाई हो, तुम न्यूक्लियर अटैक से गुजर चुके हो और तुम्हें अब हेलोवीन कॉस्ट्यूम की और जरूरत नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च करता है तो डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेगा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई के सामान को छोड़ देंगे। फिर आती है असली कयामत आर्नोल्ड। इंसानियत के युग का अंत होने वाला है। आर्नी, जाग जाओ। एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो तुम्हारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जल्दी से सड़क की तरफ भागो। तुम्हें बाहर खुली जगह पर जाना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा घर की बेसमेंट में छुपना बढ़िया होगा। पर हाँ बिल्कुल, मेरे और हमारे दर्शकों के लिए देखना ज्यादा मजेदार होगा कि टॉर्नेडो के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार हो? और चलो। अंदर क्या है आर्नी? बड़े टॉर्नेडोज के फनल की चौड़ाई 1500 मीटर तक पहुंच सकती है। जैसे ही ये घूमता है तुम वहां पर होगे। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1000 टॉर्नेडोज बनते हैं और उनमें से कुछ ही सच में बहुत बड़े होते हैं। तुम फिर से लकी हो आर्मी, तुम उनमें से एक में हो। मुझे लगता है लो प्रेशर और ऑक्सीजन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करने का ये बढ़िया समय है। टॉर्नेडो के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि तुम्हारे लंग्स हवा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कुछ ही मिनटों के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारा दम घुटने लगेगा। वो आखिरकार मैं तुम्हारी चीखों से पक गया था। ऐसी दुर्लभ हवा माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने के बराबर है। माउंटेन टूरिज्म तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है आर्मी। पर टॉर्नेडो के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने की बजाय तुम शायद अंदर खींची हुई चीजों से टकरा कर मर जाओगे। तुम्हें पता है, टूटते हुए पेड़, जानवर, गाड़ियाँ, घरों की छतें और यहाँ तक कि पूरे घर हमें सुपर शक्तिशाली टॉर्नेडो के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी तबाह हो जाएंगी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुम सोचते हो कि किसी चमत्कार से तुम इस मलबे से टकराने से बच सकते हो और अगर ऑक्सीजन टैंक की चिंता करने की बात नहीं है तो किसी भी तरह तुम टॉर्नेडो के अंदर जिंदा रह सकते हो। तो प्लीज भूलो मत कि टॉर्नेडो कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है और फिर फनल तुम्हें छोड़ देगा और तुम काफी ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर गिर जाओगे, जिससे तुम बिल्कुल जिंदा नहीं रहने वाले आदमी। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा बचा लूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे शुक्रिया मत करो। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली। तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा।
वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मीटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रीचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस पे का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है। तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि वेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं है वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब अर्थ को तबाह करने के लिए तुमको 2 जायंट्स की लड़ाई का इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें बस सिंपली ग्रेविटी बंद करनी होगी। मिलिए आर्नोल्ड से। और आज उसने एलॉन मस्क के साथ शर्त लगाई है कि वो अपनी मामूली पुरानी इंटरनल कंबेशन इंजन वाली गाड़ी से टेस्ला को हरा सकता है। चिंता मत करो, एलॉन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जब रेस चल रही थी तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी और खासकर डॉक्टरों के काम को और हमारी बहुत सी चीजों को जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है।
बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलन, ये समय वो करने का नहीं है, ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है, और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है, और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे। पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं, और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था।
तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांच आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। आर्नोल्ड चलो, ये गलत बात है। ठीक है, मैं जाकर शॉवल लेकर आता हूँ। मिलिए आर्नोल्ड से। आज वो जाएगा अमेज़न के स्थानीय निवासियों से मिलने। कौन से? पिरानास। वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरानास हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस, बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो तुम कौन से पिराना से मिलने वाले हो? मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरानास ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरानास में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर्क किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूख। भूखे पिरानास उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट और आप और आर्नी तैयार हैं पिरानास से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्से को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरानास की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है, लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो, पिरानास के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरानास नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। आर्नोल्ड, देखो, ये तुम हो पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है,
अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। डेजा वू, लगता है मैंने पहले भी ये सब कहीं देखा है। आर्नोल्ड से मिलिए। वो अब एक चावल से भरा ट्रांसिल्वेनियन खाना है। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूँ। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। इसके अलावा मिडेवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्मी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। 16वीं सदी में फ्रेंच पार्लियामेंट ने सभी शेप शिफ्टर्स को खत्म करने के लिए कानून बनाया था और नतीजे में 1530 से 1630 के बीच में फ्रांस के 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए जिन्हें वेयरवुल्फ समझा जाता था। तुम लकी हो आर्नोल्ड, ये ग्रीन पीस के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नारुतो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं, फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो,
डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहां अच्छे से रहेंगे। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज़ भी प्यार कर सकते हैं। आज तुम उन कुछ लोगों में से एक होने वाले हो जो लावा लेक की सतह पर गए हैं, और सिर्फ ऐसे होगे जो वहाँ से जिंदा वापस आओगे। वैसे सारी शर्तें तुम्हारी किस्मत के साथ हैं आर्नी। ठीक है फिर, 3, 2, 1। अपनी आंखें खोलो, नहीं तो तुम सब मिस कर दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 नैनो सेकंड है। तुम अफ्रीका में हो, समुद्र तल से 613 मीटर्स ऊपर खोलते हुए वॉल्केनो एटा एल के मुंह में। बढ़िया या नहीं?
फायर लेक की सतह पर हवा का तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए काफी है। हे, शांत रहो आर्नोल्ड, एक नैनो सेकंड में तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं जाएगा। मेरा मतलब, अगर सही में तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी पहली सांस में लंग्स फटकर लपटों में बदल जाएंगे, तुम्हारी स्किन छिल जाएगी और कुछ करने के लिए सबसे सही होगा कि पूरी तरह से लावा में डूबना, ताकि तुम पेन शॉक की वजह से मर जाओ और 90 सेकंड के अंदर बेहतर जगह पर उठो। ज्यादा भरोसा नहीं? तो यहीं रहो बड। और आर्नोल्ड, अपनी उंगली लावा में से बाहर निकालो। ओह बढ़िया। अब क्या आर्नी, चाहते हो कि मैं तुम्हें समिट पर टेलीपोर्ट कर दूं ताकि तुम व्यू का मजा ले सको? 2020 और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बॉटल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं, और तुम नदी के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी, ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन। उठो आर्नोल्ड, मेगालोडॉन ने तुम्हें निगल लिया। नॉक नॉक। आर्नोल्ड, सफेद खरगोश का पीछा करो। मेगालोडॉन ओटोडोंटिडाई के परिवार की शाख है। 50 फीट लंबी और वजन में 88,000 पाउंड्स। ये समुद्री गहराई की सबसे खतरनाक शिकारी है, जो फूड चेन के सबसे ऊपर आती है। मेगालोडॉन छोटी व्हेल को खाती है, जो कि नाप में उनसे बेहतर होती हैं। इनमें तेज गति और मजबूती नहीं होती। मेगालोडॉन अपने शिकार को टक्कर मारते हैं उनकी हड्डियां तोड़ने की और जरूरी ऑर्गन जैसे कि दिल और लंग्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेगालोडॉन के 276 दांत 5 रो में सिमटे हुए होते हैं। उनमें से सबसे लंबा वाला 19 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ग्रेट व्हाइट से 3 गुना ज्यादा होता है। मेगालोडॉन का जबड़ा 2 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा होता है और 100 किलो न्यूटन का बाइट फोर्स होता है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क से 9 गुना ज्यादा होता है और मेगालोडॉन को छोटी व्हेल्स की स्पाइन पर वार करने की अनुमति देता है।